नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को राजस्थान जीके की जो क्लासेज है वो 23 सितंबर 2025 से आप सभी को डेली रेगुलर देखने को मिल रही है। आज है 24 सितंबर 2025 और आज हमारा यहाँ पर राजस्थान जो भूगोल है, राजस्थान ज्योग्राफी है, उसका सेकंड पार्ट मैं आप सभी के लेकर आया हूँ। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, वो आज मैं आपकी क्लास में कवर करवाने वाला हूँ। कल मैंने चंबल नदी के बारे में, बंगाल की खाड़ी की नदी के बारे में, अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली और आंतरिक प्रवाह प्रणाली, इन सभी नदियों के बारे में बात की थी। इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इनका जल इनकी ओर लेकर जाती है, तो उन सभी के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में कवर करवा दिया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्लासेज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, जो नोट्स मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सभी उत्कृष्ट क्लासेज जो जयपुर ऑफलाइन सेंटर है उसके नोट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और वही नोट्स आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, जो कल की क्लास थी उसमें मैंने चंबल नदी के बारे में बात की थी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ चंबल नदी के बारे में। तो चंबल जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो जाना पाव की पहाड़ियाँ, कहाँ से, जाना पाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये अपना जल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से यमुना नदी में इसका जल लेकर मिल जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीधा यमुना नदी में इसका जल गिर जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चंबल नदी के बारे में बात की थी। और यहाँ पर इसकी कुल लंबाई आप सभी को पूछी जाए, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। ठीक है ना, 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए, इसकी मुख्य लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो 135 किलोमीटर इसकी मुख्य लंबाई राजस्थान में देखने को मिलती है। और इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 387 किलोमीटर देखने को मिलती है। ये यहाँ पर चंबल नदी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दिया है। बाकी अगर आप कंप्लीटली रिवीजन करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने चंबल नदी के बारे में जो भी फैक्ट्स थे, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने एक एक करके वहाँ पर बिल्कुल कवर करवाया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बनास नदी के बारे में। बनास नदी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो वेरो का मठ, खमनोर के पहाड़िया, राजसमंद जिले से इसका उद्गम स्थल होता है। आपसे पूछ लिया जाए बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है, तो राजसमंद जिले से होता है। कौन सी पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़िया से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। बनास नदी की अगर कुल लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड्स 512 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर थी और बनास नदी की कुल लंबाई यहाँ पर 512 किलोमीटर इसकी यहाँ पर लंबाई देखने को मिलती है बनास नदी की। यह पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रभावित होने वाली नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी है जिसका प्रवाह राजस्थान में संपूर्ण देखने को मिलता है, तो राजस्थान में कम प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी है बनास नदी। ठीक है ना, जो बनास नदी है वो फ्रेंड्स राजस्थान में संपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। ठीक है ना, बनास नदी का अगर प्रवाह क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से, किन किन जिलों में होता है, तो बनास नदी जो प्रवाह है वो राजसमंद जिले में, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक और टोंक से सवाई माधोपुर, इन जिलों में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। राजसमंद जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, भीलवाड़ा जिले में, अजमेर जिले में, टोंक जिले में और सवाई माधोपुर जिले में, इन जिलों में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र को देखने को मिलता है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो कमनौर के पहाड़िया, राजसमंद जिले में इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। ये यहाँ पर बनास नदी के बारे में जानकारी थी। अब इनके उपनाम देखने को मिलते हैं। जो बनास नदी है उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है, यहाँ पर बनास नदी को वन की आशा, वर्णनाशा भी कहा जाता है
और बनास नदी को वशिष्ठी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न सेकंड शिफ्ट में 20 सितंबर 2025 को सेकंड इवनिंग वाली शिफ्ट में एक प्रश्न आया था कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड जो वन की आशा है वो बनास नदी को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बनास नदी के उपनाम इसे वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठी भी कहा जाता है। और चंबल नदी को चरणवती और राजस्थान के कामधेनु यहाँ पर चंबल नदी को कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है, वर्णाशा कहा जाता है और वशिष्ठी भी यहाँ पर बनास नदी को कहा जाता है। इनके उपनाम आप सभी को याद रख लेने हैं। अब बनास नदी पर बने बांध कौन कौन से हैं। बनास नदी पर यहाँ पर बागेरी का नाका बांध, नंद संबंध बांध, मातृकुंडिया बांध, बिशलपुर बांध और ईशरदा बांध, ये यहाँ पर बनास नदी पर बने बांध है। जो आपको याद रखना है बस कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि राजसमंद जिले की जीवन रेखा किस बांध को माना जाता है। राजसमंद जिले की जीवन रेखा है वो नंद संबंध बांध को माना जाता है जो कि बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। और मेवाड़ का हरिद्वार किसको बांध को माना जाता है। मेवाड़ का जो हरिद्वार है वो फिर मातृकुंडिया बांध को कहा जाता है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मातृकुंडिया बांध और इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। बिशलपुर बांध का अगर निर्माण पूछ लिया जाए इसका निर्माण कब हुआ था तो बिशलपुर जो बांध है वो 1999 ईस्वी में इसका निर्माण देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई है 39.5 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ कि जितनी भी नदियाँ होगी उन सभी की आपको सहायक नदी तो याद रखनी है मतलब कि आपको रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो बनास नदी की जो सहायक नदियाँ है वो बेडस नदी है, बांडी है, मासी है, मोरेल है, ढील है, खारी नदी है, कोठारी नदी है, मेनाल नदी है, चंद्रभागा नदी है और डाई नदी है। ये फ्रेंड्स बनास की प्रमुख सहायक नदी है जो आपको याद रख लेनी है। तो ये बनास नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बताई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर तो फ्रेंड्स जो बनास नदी है उसके बारे में जो भी फैक्ट्स थे जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो काली सिंध नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से देखने को मिलता है। तो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है वो बागली देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और किस स्थान से, बागली देवास स्थान से। काली सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से चंबल नदी में इसका जल देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो काली सिंध नदी है उसका जल किस में मिल जाता है, चंबल नदी में जाकर इसका जल मिल जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान और राजस्थान से फिर ये चंबल नदी में इसका जल है वो गिर जाता है, ठीक है ना। काली सिंध जो नदी है उसका राजस्थान में प्रवेश यहाँ पर रायपुर झालावाड़ से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो काली सिंध नदी है उसका राजस्थान में किस स्थान से और कौन से जिले से होता है तो काली सिंध नदी का जो राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो रायपुर नामक स्थान जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है वहाँ से इसका प्रवेश होता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को आप चंबल नदी के फैक्ट्स बताएंगे कि चंबल नदी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। अभी मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा चंबल नदी को किन किन नामों से जाना जाता है और चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये भी मेरे को बताएंगे। चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं और उन सभी के नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काली सिंध नदी से संबंधित परियोजना, जो काली सिंध नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो यहाँ पर बागली देवास मध्य प्रदेश का उद्गम स्थल होता है और इसका राजस्थान में जो प्रवेश है वो रायपुर झालावाड़ से होता है। ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको फैक्ट्स याद रखने, जो काली सिंध नदी है उससे संबंधित परियोजना कौन कौन सी है। तो काली सिंध नदी से संबंधित परियोजना है यहाँ पर काली सिंध तापीय परियोजना है, काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ये यहाँ पर दो परियोजनाएं हैं जो आपको काली सिंध नदी से संबंधित याद रखनी है। जो काली सिंध तापीय परियोजना है वो झालरापाटन झालावाड़ जिले में स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है। ये तापीय परियोजना है वो झालरापाटन जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है, वहाँ पर ये परियोजना स्थित है। काली सिंध नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ है वो कौन कौन सी है। तो काली सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यहाँ पर आहू नदी है और परवन नदी है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर काली सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मानी जाती है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है काली सिंध नदी की। तो आमझर है, चोली है, उजाड़ नदी है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर
का अन्य सहायक नदियाँ मानी जाती है काली सिंध नदी की। तो ये आपको याद रखनी है, काली सिंध नदी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो पार्वती नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ पर होता है। तो जो पार्वती नदी है उसका उद्गम स्थल है वो सीहोर नामक स्थान मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। कहाँ से? सीहोर नामक स्थान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। पार्वती नदी का संगम स्थल पाल या सवाई माधोपुर से होता है। इसका जो संगम स्थल है वो पाल या सवाई माधोपुर से इसका संगम स्थल है। पार्वती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो पार्वती जो नदी है उसकी कुल लंबाई है वो 471 यानी कि 471 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। पार्वती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 471 किलोमीटर। पार्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है? तो पार्वती नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से राजस्थान में कौन कौन से जिले? बारां और सवाई माधोपुर जिला, इन जिलों में यहाँ पर पार्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। और यहाँ से इसका जो जल है वो चंबल नदी में जाकर गिर जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से राजस्थान में बारां और सवाई माधोपुर जिला है, वहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है और वहाँ से सीधा चंबल नदी में इसका जल है वो देखने को मिलता है। पार्वती नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो पार्वती नदी है राजस्थान में जो प्रवेश है वो सर्वप्रथम करियाहट स्थान जो कि बारां जिले में स्थित है वहाँ से प्रवेश करती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो पार्वती नदी है उसका राजस्थान में किस स्थान से इसका प्रवेश होता है, तो पार्वती नदी का जो है वो करियाहट स्थान जो कि बारां जिले में स्थित है वहाँ से इसका प्रवेश होता है। पार्वती नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है राजस्थान में? करियाहट स्थान जो कि बारां जिले में स्थित है। पार्वती नदी की अगर सहायक नदी आपसे पूछ ली जाए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो लहासी है, रेवाती है, विलास है, कुल है, अंधेरी है, बन्नी है और डूंगराज है। ये फ्रेंड्स पार्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह आपको याद रख लेनी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो पार्वती नदी है उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं 6 नंबर पे आती है गंभीर नदी, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो गंभीर नदी का उद्गम स्थल नांदोती की पहाड़ियाँ करौली जिले से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए जो गंभीर नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, किन जिले में होता है, तो नांदोती की जो पहाड़ियाँ है, नांदोती स्थान है वहाँ की जो पहाड़ियाँ है वहाँ जो कि करौली जिले में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। नांदोती की पहाड़ियाँ करौली जिले से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। गंभीर नदी की अगर कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 288 किलोमीटर 288 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। गंभीर नदी को उद्गम नदी भी कहा जाता है। उद्गम नदी किसे कहा जाता है? गंभीर नदी को कहा जाता है। गंभीर नदी का प्राचीन नाम क्या है? उद्गम नदी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है, तो गंभीर नदी जो प्रवाह क्षेत्र है वो करौली से भरतपुर से उत्तर प्रदेश से धौलपुर और धौलपुर से यमुना नदी में इसका जल जाकर गिर जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गंभीर नदी का जो जल है वो किस नदी में जाकर गिरता है, तो यमुना नदी में इसका जल जाकर गिर जाता है। और इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है? करौली से भरतपुर से उत्तर प्रदेश से धौलपुर, यहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गंभीर की सहायक नदियाँ। गंभीर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो शीशा नदी है, कहर नदी है, कुकुंद नदी है, पार्वती नदी है। वो गंभीर की प्रमुख सहायक नदियाँ मानी जाती है। 4 सहायक नदियाँ है, शीशा, कहर, कुकुंद और पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। गंभीर नदी से संबंधित बांध कौन कौन से? गंभीर जो नदी है उससे संबंधित बांध कौन कौन से? एक तो पांचना बांध जो कि करौली जिले में स्थित है और एक अजान बांध, ठीक है ना। ये 2 बांध है जो यहाँ पर गंभीर नदी से संबंधित बांध माने जाते हैं। पांचना बांध है वो यहाँ पर गुडला गांव जो कि करौली जिले है उसमें स्थित है पांचना बांध। जो गंभीर नदी से संबंधित बांध है उसमें आता है पांचना बांध। अब पांचना बांध के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो पांचना बांध है वो गुडला गांव जो कि करौली जिले में स्थित है वहाँ पर ये बना हुआ है। इस बांध का निर्माण है वो 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह बांध 2004 में बनकर पूर्ण हुआ। जो पांचना बांध करौली जिले में स्थित है वो 2004 में बनकर तैयार हुआ था और इसका निर्माण 1989 ईस्वी में तैयार
शुरू हुआ था। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है, तो पांचना बांध है, जो कि करौली जिले में स्थित है। इस बांध के निर्माण में यूएसए अमेरिका द्वारा सहयोग किया गया था। अमेरिका द्वारा सहयोग किया गया कौन सा बांध है, पांचना बांध है, जो कि यहाँ पर करौली जिले में स्थित है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये गंभीर नदी से संबंधित बांध माना जाता है। पांचना बांध में जल लाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, जो पांचना बांध है उसमें कौन कौन सी नदियाँ है जो अपना जल पांचना बांध में जाकर अब छोड़ती है, तो अटा नदी, माची नदी, बरखेड़ा नदी, भैंसावट नदी और भद्रावती नदी। इन सभी नदियों का जो जल है वो फ्रेंड्स पांचना बांध में जाकर मिल जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये आज की क्लास थी, जिसमें मैंने गंभीर नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी, इन सभी नदियों के बारे में बात की थी। अब ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं बात करूँ पीडीएफ की, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्लास कैसी लगी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।